हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो जैसे हम सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नवंबर के महीने में होने वाला है। तो ग्रुप डी को ध्यान पे रखते हुए ना हम लोग एक नया सीरीज लेकर आए हैं, जहाँ पे डेली हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो लेक्चर्स अभी होने वाले हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह से अरेंज किया है जहाँ पे आपको कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और थोड़े बहुत करंट अफेयर भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक होलिस्टिक वे में आपका एक डेढ़ महीना के अंदर बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ध्यान से पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है कि द पंचायती राज सिस्टम, जो पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम भारत के किस स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया था। आई होप बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, तो इसका राइट आंसर इज राजस्थान। बट थोड़ा हम लोग और देखते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, अगर हमसे स्टेट पूछे कि सबसे पहली बार पंचायती राज कहाँ इंप्लीमेंट किया गया था, तो आंसर क्या होगा, राजस्थान। बट अगर हमसे जिला पूछ रहे, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे, तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका नागौर। बट एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जामिनर कभी कभी डेट के साथ भी खेलने लगता है। मीन्स आपके भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा सकता है एग्जाम हॉल के अंदर। तो आपको डेट भी याद रखना है। तो ये कब हुआ था आपका, 2 अक्टूबर 1859 को। उसी तरह मान लीजिए, अगर हमसे सेकंड स्टेट पूछे जहां पे पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो सेकंड स्टेट हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और ये हुआ था आपका 11 अक्टूबर 1859 को। ओके। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये आपका इंडियन पॉलिटी से लिया गया है। और ये किस चैप्टर से है, तो चैप्टर का नाम है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एक्चुअली दो तरह का सरकार होता है, दो तरह की गवर्नमेंट होती है जो आपको पढ़ना है। एक पंचायत के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है आपका म्यूनिसिपैलिटी, जिसको बहुत आम भाषा में हम लोग म्यूनिसिपैलिटी भी बोल देते हैं, म्यूनिसिपैलिटी। ओके। अब देखिए, सिंस ये क्वेश्चन पंचायत के ऊपर है ना, थोड़ा पंचायत के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि पंचायत से बेसिकली दो डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है। पहला जो है, इट इज रिगार्डिंग द कमिटीज ऑफ पंचायत। और सेकंड जो क्वेश्चन आपका पूछेगा, दैट विल बी फ्रॉम द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा कमेटी देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में कमेटी है क्या ना, कि देखिए, भारत में जो पंचायत बना है वो बहुत आसानी से नहीं बना है। पंचायत बनने से पहले भारत में बहुत सारा कमिटीज बनाया गया था, और उन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे फाइनली पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके कमेटी आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। तो सबसे पहला जो कमेटी बनाया गया था वो था आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये कब बनाया गया था, 1957 में। 1957 में। अब देखिए, कभी कभी ना इसके रिकमेंडेशंस भी एग्जाम में आते हैं। तो आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने आपका 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम का रिकमेंडेशन दिया था। 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम। अब बोलोगे सर, ये 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम क्या है। तो इन्होंने ये बोला था ना कि एक स्टेट में आपको अगर पंचायत बनाना है, पंचायती राज सिस्टम देना है, तो आप 3 लेवल पे दीजिए। ठीक है। और वो 3 लेवल कौन कौन सा है, बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे बेसिक जो लेवल होता है वो विलेज होता है। तो विलेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्राम पंचायत। फिर आइए डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, ब्लॉक आता है। फिर ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा पंचायत समिति। और फाइनली डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं जिला परिषद। तो ये 3 टीयर ऑफ पंचायती राज का जो रिकमेंडेशन है, आपको याद रखना है, इट वाज गिवन बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। मोर ओवर, एक पॉइंट यहाँ से और याद रखना कि बलवंत राय जी ने ही रिकमेंडेशन दिया था कि भारत में हमको क्या करना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और इसी बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन की वजह से
क्या हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1859 को भारत में पहला पंचायत बनाया गया था, और ये पहला पंचायत आपका बना था राजस्थान के नागौर जिले में। ओके, इसके बाद सेकंड जो कमेटी आपको याद रखना है वो है आपका अशोक मेहता कमेटी। ये आया था आपका 1977 में, और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि 3 टायर पंचायती राज जो बना है भारत में, जिस 3 टायर पंचायती राज को हम लोग को रिप्लेस कर देना पड़ेगा 2 टियर पंचायती राज से। ओके, और ये 2 टियर पंचायती राज क्या होगा, तो डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगा ना, उस गवर्नमेंट को हम लोग बोलेंगे मंडल पंचायत। मंडल पंचायत, ये आपको याद रखना है। अब बोलोगे सर मंडल पंचायत कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप मतलब विलेज का एक ग्रुप बनाया जाएगा, और इसका पॉपुलेशन जो होना चाहिए ना, दैट शुड बी, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे जो होना चाहिए वो 15 से 20 हजार का होना चाहिए, 15 to 20,000 का। मीन्स मंडल पंचायत वहां पे बनाया जाएगा जहां पे इट विल कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेज कंसिस्टिंग ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15 to 20,000, 15 से 20 हजार, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, इसके बाद थर्ड जो कमेटी आपको याद रखना है यहाँ पे, वो है आपका GV.K. राव कमेटी। ये बनाया गया था आपका 1985 में। ओके, और यहाँ पे एक रिकमेंडेशन जो एग्जाम में बहुत बार आता है या आ सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो GV.K. राव जी ने क्या बोला था कि जो डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट शुड बी मेड द बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग। डिस्ट्रिक्ट को आप सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो प्लानिंग वगैरह करने का। नाउ दिस रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय द GV.K. राव कमेटी। और फाइनली जो यहाँ पे फोर्थ कमेटी आपको याद रखना है वो है आपका LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी, और ये कब बना था आपका 1986 में। अब इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने बोला था कि पंचायत शुड बी गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इनका ये कहना था ना, कमेटी बना के कुछ नहीं होगा, बहुत कमेटी कमेटी हम लोगों ने खेल लिया। नाउ द टाइम हैज कम कि आपको पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ेगा। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का क्या मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो कि इट इज, हर स्टेट को पंचायत बनाना पड़ेगा। और इनके रिकमेंडेशन की वजह से क्या होता है, फाइनली 1992 में 2 अमेंडमेंट पास किए जाते हैं। एक है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और एक है आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत को दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से म्यूनिसिपैलिटी को मिला है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये कुछ बेसिक फैक्ट आपको याद रखने हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पंचायत के ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे, बट इनिशियली अभी आप इतना याद रखो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश कीजिए। बड़े ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो भी देखो कि इन जैनिज्म, जैनिज्म में हम लोग तीर्थंकर किसको बोलते थे। ऑप्शन एक बार गो थ्रू करिए। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ सेवियर एंड स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द धर्मा हु टीचेस द वे टू मोक्ष। दूसरा क्या है, अ पर्सन हु बिलीव इन वन गॉड एंड वन स्पिरिट एंड बिलीव्स इन रिवर्थ। और तीसरा है आपका पर्सन हु नेवर बिलीव्स इन गॉड, और चौथा है आपका ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। तो आई होप इसका आंसर आप लोग दे पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ सेवियर एंड स्पिरिचुअल टीचर ऑफ धर्मा हु टीचेस द वे टू द मोक्ष और लिबरेशन। अब देखो एक्चुअली में क्या है, अगर आप जैनिज्म को देखने की कोशिश करो, ठीक है, अब ये जो शब्द है ना,
ये निकल कर आया है फ्रॉम द शब्द जैन, ठीक है। और जैन जो शब्द है, जिस ये जो शब्द है ना, इट इज डिराइव फ्रॉम द मतलब अगर आप जैन का मतलब देखने की कोशिश करो तो जैन का लिटरली मतलब क्या होता है, कंकरर, ठीक है। अब ये जितने भी लोग जैनिज्म को मानने वाले होते हैं, इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि हमारा जो धर्म है ना, ये धर्म में कोई एक फाउंडर नहीं है, ठीक है। हमारे जैनिज्म में कोई एक फाउंडर नहीं है, देयर आर मल्टीपल फाउंडर। और उस मल्टीपल फाउंडर ने क्या किया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो जो डिफिकल्टीज आई है, उन सारे डिफिकल्टीज को इन लोगों ने ओवरकम किया है। तो ये जैनिज्म का थोड़ा बहुत आइडिया आपको पता होना चाहिए। और ऐसे लोग जो अपने टाइम पे डिफिकल्टीज और डिजायर को कंट्रोल करने में सफल हुए हैं, मीन्स जिनको अल्टीमेट ट्रुथ का नॉलेज हो चुका है, परम सत्य की ज्ञान हो चुकी है, ऐसे लोगों को जैनिज्म क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। और फिर इनका काम क्या है, तो इनका काम है कि ये बाकी लोगों को अपना ज्ञान पास करेंगे, जैसे कि उनको मोक्ष या लिबरेशन मिल सके, मोक्ष या लिबरेशन मिल सके, ये आपको याद रखना है। तो अगर आप इस कंसेप्ट से चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखो, कि जैनिज्म में ना टोटल 24 तीर्थंकर है, 24 मतलब 24 तीर्थंकर का कंसेप्ट है। अब एग्जाम पर्पस के लिए आपको उस तीर्थंकर का नाम याद रखो। जैसे अगर हमसे पूछ ले कि पहला तीर्थंकर कौन थे, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। 23rd बहुत बार पूछा है, 23rd तीर्थंकर कौन थे, और 24th यानी कि लास्ट तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए पहले जो तीर्थंकर थे ना, इनका नाम था ऋषभ थे। 23rd तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। और 24th जो तीर्थंकर थे, इनका नाम था महावीर जैन। और महावीर जैन से एक पॉइंट याद रखना कि ही इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का अगर कोई रियल फाउंडर किसी को हम लोग मानते हैं तो वो आपका महावीर जैन है। बट अगर फाउंडर पूछ ले कि एक्चुअली में फाउंडर कौन था, तो पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम क्या था, ऋषभ थे। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। एग्जाम में देखो महावीर जैन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स आते हैं, तो इनका कुछ बेसिक फैक्ट आप लोग याद रखना। वो बेसिक फैक्ट क्या है, तो सबसे पहले इनका बर्थ पूछता है, जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपका 540 540 बीसी में। और कहाँ पे, अगर पूछ ले कहाँ पे हुआ था, तो कुंडल ग्राम इन वैशाली। उसके बाद आ जाइए, पिताजी का नाम अगर पूछ ले, फादर, फादर का नाम था सिद्धार्थ। माता जी का नाम पूछ ले, मदर, तो मदर का नाम था त्रिशला। ओके, त्रिशला। ये आप बहुत बार एग्जाम में क्लैन पूछता है, तो अगर क्लैन पूछ ले तो आपको याद रखना है कि महावीर जैन का जो क्लैन था ना, दैट वाज जनात्रिका। जनात्रिका वाज द क्लैन ऑफ महावीर जैन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है। उसी तरह मान लीजिए एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका एसएससी और रेलवे का, कि गौतम बुद्धा जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे, गौतम बुद्धा का क्लैन क्या था। तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्धा बिलोंग टू द शाक्य क्लैन। और उसी तरह महावीर जैन आपका किस क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो जनात्रिका क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट अभी के लिए आपको याद रखना है फॉर जैनिज्म के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला है कि इन विच स्टेट इज द चलो लोकू फेस्टिवल सेलिब्रेट। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। अब स्टैटिक जीके में ये जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल रेलवे के एग्जाम में, रेलवे का वन ऑफ द फेवरेट एरिया है। तो फेस्टिवल रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये फेस्टिवल किस स्टेट का है। तो अगर हम चलो लोकू की बात करें ना, तो इट इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है, तो ये एक तरह का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है, एग्रीकल्चरल
फेस्टिवल है। और अरुणाचल में आपको एक ट्राइब देखने को मिलता है, नॉक्टे ट्राइब, तो इसको सेलिब्रेट करते हैं नॉक्टे ट्राइब। उसी तरह अगर हम अरुणाचल प्रदेश के और फेस्टिवल की बात करें ना, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही फेमस फेस्टिवल होते हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे एक है आपका लोसार फेस्टिवल, सेकेंड इज योर न्योय चुम फेस्टिवल, थर्ड हो गया आपका बोरी बूट फेस्टिवल। उसके बाद है आपका ड्री फेस्टिवल, और फाइनली लास्ट एक और याद रखिएगा, सोलंग फेस्टिवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश। कमेंट में आपको ये बताना है कि ये जो लोसार फेस्टिवल है ना, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, इसको कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है, विच ट्राइब लोसार फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। थोड़ा सोचिए, ध्यान, क्या पता दिमाग में आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट सपोर्ट द रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन इंडियन पार्लियामेंट के लिए ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है। करिए। तो यहाँ पे ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका मोनपा ट्राइब। तो लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द मोनपा ट्राइब। इसका आंसर कर दीजिए। देखिए, इसका आंसर करने के लिए ना आपको थोड़ा पार्लियामेंट के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर हम देखें तो सबसे पहला चीज आपको ये पता है ना, होना चाहिए कि सर पार्लियामेंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। या जब आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट आपका 3 चीजों से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। अब अगर आप पार्लियामेंट की बात करो तो इन 3 लोगों का क्या फंक्शन है, ये 3 चीजों का क्या फंक्शन है, तो इन तीनों का ना सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग। अब देखो, भारत में अगर आपको कोई भी कानून बनाना है ना, कोई भी लॉ बनाना है, तो आपको इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कोई भी सेंट्रल लॉ बनाना है तो आपको राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी वो समझ लीजिए थोड़ा। देखिए, कोई भी लॉ बनने से पहले मान लीजिए लॉ का जितना भी प्रोविजन है ना, उन सारे प्रोविजन को हम लोग क्या करते हैं, एक बिल में लिख लेते हैं। फिर उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो बिल है ना, वो बिल आपका इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में, ठीक है। अब राज्यसभा में जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस होगा, फिर राज्यसभा में क्या शुरू होगा, आपका डिबेट एंड डिस्कशन। और डिबेट एंड डिस्कशन होने के बाद फाइनली बिल के ऊपर होता है वोटिंग। अब मान लीजिए कि वोटिंग होने के बाद क्या पता चलता है कि राज्यसभा ने बिल को पास कर लिया। तो जब राज्यसभा बिल को पास करेगा ना, तो फाइनली ये बिल किसके पास जाएगा, लोकसभा के पास। लोकसभा भी फिर से क्या फॉलो करेगा, आपका डिबेट एंड डिस्कशन, उसके बाद वोटिंग। और मान लीजिए अगर लोकसभा ने भी बिल को पास कर दिया, अगर उसके बाद जो है ना बिल जाता है आपका प्रेसिडेंट के पास। फॉर एग्जाम्पल, ये बिल प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने अगर इस बिल के ऊपर अपना साइन कर दिया, तो वैसे ही ये बिल क्या बन जाएगा, आपका लॉ या एक्ट। तो इसीलिए पार्लियामेंट में ये तीनों का होना बहुत जरूरी है लॉ बनाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, द फंक्शन ऑफ लॉ मेकिंग, ये तो पार्लियामेंट का रोल है ही। नेशनल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जैसे अगर आप देखो तो भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ की है, बीजेपी की है, ठीक है। और ये जो सरकार बनी है, ये किस हाउस के चुनाव से बनी है, लोकसभा। तो हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो देश का नेशनल गवर्नमेंट है वो भी आपका पार्लियामेंट से निकल कर आता है, ठीक है। मोर ओवर, इस पार्लियामेंट का और काम क्या है, तो कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना, ये सारा फंक्शन आपका पार्लियामेंट परफॉर्म करता है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ना, टू सेटल डिस्प्यूट एंड मेक जजमेंट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मान लीजिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि एक आपका सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जीएसटी को लेकर झगड़ा चल रहा है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं,
तो इनके बीच का जो झगड़ा है, इनके इनके बीच का जो डिस्प्यूट है, वो पार्लियामेंट सॉल्व नहीं करेगा। वो कौन सॉल्व करता है? तो दैट इज सॉल्व बाय द जुडिशरी। तो इस हिसाब से अगर आप देखो ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये इंडियन पार्लियामेंट का रूल नहीं है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आया होगा। बाकी स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो कि पार्लियामेंट का 3 तरह का फंक्शन होता है। एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होता है, जहां पे पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? लॉ को बनाना, लॉ को अमेंड करना। फिनेंशियल कंट्रोल है, जहां पे पार्लियामेंट बजट वगैरह अप्रूव करता है। और एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी भी है, मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। ये आपको याद रखना है। तो ये आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। क्या बोला है कि द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑकर्ड इन विच ईयर? तो ये डायरेक्टली आप मार सकते हो कि 1922 में हुआ था। अब देखो चौरी चौरा इंसिडेंट एक्चुअली में है क्या, तो इसको समझने के लिए आपको गांधीयन मूवमेंट समझना पड़ेगा। गांधीयन मूवमेंट। अब देखो ये एक डेट आपको याद रखना है, 9th ऑफ जनवरी 1915। अब ये डेट क्यों याद रखना है? क्योंकि ये वो डेट है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए। ठीक है। और भारत आने के बाद आपको याद रखना है कि गांधी जी ने भारत में आने के बाद लगभग 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, गांधी जी ने इंडिया में अपना सत्याग्रह शुरू किया। और इनिशियली गांधी जी ने अपना 3 सत्याग्रह किया, और इन 3 सत्याग्रह को आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। तो पहला इज योर चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका 1917 में हुआ। सेकेंड इज योर खेड़ा सत्याग्रह, सॉरी, सेकेंड इज योर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये आपका 1918 में होता है। और फाइनली थर्ड इज योर खेड़ा सत्याग्रह। ये भी आपका 1918 में था। बट दिक्कत यहाँ पे ये था ना कि ये तीनों के तीनों सत्याग्रह जो थे, दे वे लोकलाइज्ड सत्याग्रह। एक पर्टिकुलर एरिया के लिए किया गया था। जैसे चंपारण बिहार में हो गया, अहमदाबाद आपका गुजरात में हो गया, खेड़ा आपका गुजरात में हो गया। अगर हमसे ये पूछ ले कि गांधी जी ने जो पहला मास मूवमेंट अपना जो भारत में किया था, पहला जन आंदोलन या फर्स्ट बड़ा मास मूवमेंट जो गांधी जी ने भारत में किया था, वो 1920 में हुआ था, जिसको हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये गांधी जी का पहला मूवमेंट है, मतलब पहला मास आंदोलन, जन आंदोलन है ये, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और हिंदी में इसको हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था, मतलब बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। और इसी बीच गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमारा मूवमेंट इसी तरह चलता रहा, तो आने वाले 1 साल में हमको स्वराज मिल जाएगा। ठीक है। बट स्वराज तो मिला नहीं, कुछ और मिल गया। कुछ और कैसे मिला? तो ठीक फरवरी का महीना था, फरवरी 1922 को एक छोटा सा इंसिडेंट होता है गोरखपुर में। आई होप गोरखपुर आप लोग जानते हो कहाँ पे है, यूपी में है। अब देखो ये इंसिडेंट था क्या ना, तो गोरखपुर में एक जगह था जिसको बोला जाता है चौरी चौरा। अब यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, दुकानें बंद करवा रहे थे, लिकर शॉप को लूट रहे थे। तभी पुलिस क्या करता है, आता है और इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज कर देता है। अब ये पुलिस भूल गए थे कि भैया ये यूपी में है, यूपी हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। तो ये प्रोटेस्टर्स लोगों ने क्या किया ना, जब इनको लाठीचार्ज हुआ तो ये लोग उल्टा पुलिस को मारना शुरू करते हैं, और बहुत भयंकर तरह से मारना शुरू करते हैं। पुलिस इतना डर जाते हैं ना कि ये लोग अपने आप को पुलिस थाने में जाके बंद कर लेते हैं। तो प्रोटेस्टर बोलते हैं कि अच्छा बेटा बाहर नहीं आओगे, कोई बात नहीं, मत आओ, हम तुम्हें आने भी नहीं देंगे। और इन प्रोटेस्टर लोगों ने क्या किया, पूरे थाने को आग लगा दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मर गए थे। और इसी इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। अब इस चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ, एक झटके में गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। अब बोलोगे सर क्यों विड्रॉ किया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, ये शुरू किया गया था ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि मेरे आंदोलन में कोई हिंसा या कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी वायलेंस अगर कहीं हुआ,
तो हम मूवमेंट को क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर इज 1922। चलिए ये करिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉफी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इट इज इन बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, उस टॉपिक के रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो आपको भारत में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, सबसे पहला नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं आर आई लिख रहा हूँ, आर आई का मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो इट इज इन कर्नाल। सेकंड जो आपको याद रखना है वो है आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है आपका शिमला में। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपका चेन्नई में है। फोर्थ आइए, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका है राजामुंद्री में। ठीक है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी याद रख लो, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपका कटक में है। तो एक एक आप कमेंट सेक्शन पे बताओगे सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, ये कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये टॉपिक अच्छे से करके जाना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड देयर हेडक्वार्टर्स। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो वेयर इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, अभी हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पे, ये शिमला में। ये करिए, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के अभी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर का एक जो एरिया है ना, अपॉइंटमेंट्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक करंट अफेयर में पढ़ के जाना है। तो अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ये है आपके ज्ञानेश कुमार। उसी तरह मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ ले कि रिसेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये कौन है, तो ये है आपके हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है। एक एक रिसेंट एग्जाम में पूछा था, आई थिंक एनटीपीसी के ग्रेजुएट में पूछा था, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कौन है ये, तो विजया किशोर राहतकर। विजया किशोर राहतकर, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से रिसेंट जितने भी रिसेंट अपॉइंटमेंट होंगे वो हम लोग अपने लेक्चर में भी कवर करते रहेंगे, बट आप साइड बाय साइड इसको एक नोट बना के भी रख लेना, रिसेंट जितने भी अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिले हैं। आइए, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, ऑस्कर 2025। इसको करने की कोशिश करो तो देखो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना वो आपका एड्रियन
ब्रॉडी को दिया गया है। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ ले कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ऑस्कर 2025 में किसको दिया गया है, तो वो है आपका किरियन कल्किन को, किरियन कल्किन को। तो ऑस्कर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑस्कर भी आप देख के जाओगे, ऑस्कर 2025। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एरिया है ना कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अवार्ड्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, तो यहाँ पे अवार्ड्स भी आप लिख के रखोगे कि जितने भी रिसेंट अवार्ड्स हुए हैं उस अवार्ड्स के भी देख के जाओगे। अगर हम ऑस्कर की बात करें तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट आप लिख के रखो कि ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर अगर पूछ ले तो बेस्ट पिक्चर है आपका अनोरा, बेस्ट डायरेक्टर पूछ लिया जाए तो ये है आपके सीन बेकर, और इनको किस मूवी के लिए मिला था, तो अनोरा मूवी के लिए मिला था। बेस्ट एक्टर आपका हो गया एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस अगर पूछ ले, बेस्ट एक्ट्रेस, तो ये हो जाएगा आपका मिकी मेडिसन, मिकी मेडिसन, और इनको भी मिला था अनुराग के लिए। तो ऑस्कर इस तरह से आपको कुछ याद रखना है, ये 4-5 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बेस्ट एक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। आई होप ये ऑस्कर भी आपको समझ में आया। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन देखिए क्या है। तो हु वोन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स टाइटल 2025। तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है। ठीक है, और स्पोर्ट्स में एक एरिया ऐसा है जहां से क्वेश्चन बहुत आता है, वो है टेनिस। और टेनिस में आपको याद रखना है ना कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होता है। तो उन चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता कौन थे सिंगल्स और डबल्स में, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये पहला ग्रैंड स्लैम है, फर्स्ट, मतलब साल का शुरुआत में जो ग्रैंड स्लैम होता है दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, और इसके विजेता थे, अगर हम बात करें तो जैनिक सिनर। ओके, जैनिक सिनर। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट आप लोगों के लिए बना दिया है, ये चार्ट आपको अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो ये सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है। सबसे साल का शुरुआत, अगर ईयर का शुरुआत देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद आपका विंबलडन होता है, और फाइनली लास्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है वो है आपका यूएस ओपन। तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो मेन सिंगल के विजेता कौन थे आपके जैनिक सिनर, और वुमेन सिंगल की विजेता कौन थी, मैडिसन की। फ्रेंच ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज मेन सिंगल में थे, और वुमेन सिंगल में आपकी थी कोको गॉफ। विंबलडन की अगर बात करें तो वापस से मेन सिंगल में आपका जैनिक सिनर, और वुमेन में आपका था इगा स्वेतिक। और यूएस ओपन की अगर हम बात करें तो यूएस ओपन में आपका कार्लोस अल्कराज, और वुमेन में हो जाएगी आपका आरियाना साबालेंका, आरियाना साबालेंका। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ग्रैंड स्लैम टोटल 4 होते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। मेन सिंगल और वुमेन सिंगल अभी के लिए याद करो, कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डबल्स वाला भी देख लेंगे यहीं पे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन जो हमसे और पूछता है ना एग्जामिनर कभी कभी, इस कोर्ट रिलेटेड पूछ लेता है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसको हम लोग खेलते हैं हार्ड कोर्ट, हार्ड कोर्ट। फ्रेंच ओपन आपका खेला जाता है क्ले कोर्ट, और ये सबसे डिफिकल्ट होता है क्ले कोर्ट वाला। ओके, विंबलडन की अगर बात करें तो इसको खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट में, और यूएस ओपन की अगर हम बात करें तो ये हार्ड कोर्ट में। Okay, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत डेप्थ में डिस्कस किया जितना जरूरी था आज के लिए। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा, और आप चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लेक्चर हम लेकर आए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो आपको दिल से जो लगे, अगर आपको लगे कि लेक्चर अच्छा है तो कमेंट में लिख दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर बुरा है तो वो भी लिख दीजिए कमेंट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि रेलवे ग्रुप डी आने तक आपका जीएस हम लोग एक बहुत अच्छी जगह पे लेके चले जाए। तो उसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे, जितना मेहनत मैं करूंगा उतना ही मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, और जम के पढ़ाई करते रहिए।